जी। शुरू करें क्या? बस ये भी शुरू हो। जी। बड़ा क्रॉनिक है, छोड़ दो। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वैसे तो पत्रकारिता के अनेक दिवस मनाए जाते हैं, कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कभी प्रेस परिषद की ओर से, कभी दूसरी संस्थाओं से। लेकिन आज का जो पत्रकारिता दिवस है उसका अपना एक महत्व है। इस 1826 में, यानी जोड़ लीजिए कि कितने साल हो गए, पहली बार, जिसे आज कोलकाता कहते हैं, तब वह कलकत्ता कहलाता था और ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं से चलती थी। वहाँ अंग्रेजी के, हिंदी के, अंग्रेजी के और बंगला के तो अखबार निकलते थे, लेकिन हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, जिसका नाम था उदंत मार्तंड, वह इसी दिन 30 मई को निकला और साल था 1826। पंडित युगल किशोर शुक्ल ने उसे निकाला और अपने संपादकीय में उन्होंने यह भी बताया कि मैं क्यों ये अखबार निकाल रहा हूँ। तो उनके पूरे संपादकीय में एक वाक्य है कि हिंदुस्तान के हित के लिए मैंने ये अखबार निकाला है। तो इस तरह से हिंदी की जो पत्रकारिता है उसे अगर हम समझें तो वो भारत के हित के लिए, इस देश के हित के लिए, इस देश के समाज के हित के लिए है। अब इस अवसर पर आज़ादी के पहले की पत्रकारिता के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, बल्कि आज़ादी के बाद हिंदी पत्रकारिता के आचार में, विचार में क्या परिवर्तन हुआ है, इसको मैं यहाँ बताने और बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। समाज में कहीं कोई भी परिवर्तन हो तो उसका असर एक हलचल के रूप में दिखाई पड़ता है। वह कितना प्रभावी हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि परिवर्तन की प्रकृति क्या है, उसके आयाम कौन कौन हैं। भारत के जनजीवन में 1947 ऐसा ही परिवर्तनकारी समय था। उससे एक नया युग शुरू हुआ, विचार की दिशा बदली, पत्रकारिता ने भी करवट ली। हिंदी पत्रकारिता उससे अप्रभावित नहीं रह सकती थी और नहीं रही। लेकिन आज़ादी के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, यह भारत के लिए, दुनिया के लिए महत्वपूर्ण तो था, लेकिन पत्रकारों की दृष्टि से कहें तो उनके कहे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाबूराव विष्णु पराडकर का कथन, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को अपने संपादकीय में लिखा। आज जब हम हिंदी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो हमें बाबूराव विष्णु पराडकर के उस लेखन को याद करना चाहिए। उन्होंने लिखा था कि स्वतंत्र होने के साथ साथ हमारे कंधों पर, यानी पत्रकारिता पर, पत्रकारों के कंधे पर जितना भारी उत्तरदायित्व आ गया है उसे हमें न भूलना चाहिए। हमारे लेस मात्र की असावधानी का परिणाम घातक हो सकता है। हम जरा चूके नहीं कि सर्वनाश हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाएगा।
इसे ही उन्होंने इन शब्दों में फिर समझाया कि हमारा कर्तव्य बुराई को प्रकट करना है, हमें सार्वजनिक अधिकारों की रक्षा करनी है, हमें सार्वजनिक जीवन को पवित्र कर देश में एकता और प्रीति बढ़ानी है। हम वर्तमान शासन पद्धति की निंदा कर सकते हैं और उसकी जगह लोक सत्ता मूलक दूसरी पद्धति चलाने का प्रयत्न कर सकते हैं, पर भिन्न भिन्न शासकों और विचारकों पर जातीय पक्षपात, भ्रष्टाचार, अत्याचार का अभियोग बिना अखंडनीय प्रमाणों के लगाना अपने पवित्र कर्तव्य की अवहेलना करना है। हमारा मत जिनके मत से नहीं मिलता या जो अन्य धर्म के अनुयायी हैं, उन्हें पक्षपाती अथवा अन्यायी कहने का कोई अधिकार हमें नहीं है। उनका लिखा हुआ मैं मानता हूँ कि आज भी वह दीपक की तरह है जो हमारी मंजिल हो सकती है। आज़ादी के बाद हिंदी पत्रकारिता का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। कोई घटना अचानक नहीं घटती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। उसी से हिंदी पत्रकारिता भी तब गुजर रही थी। आज़ादी से थोड़ा पहले ही जब यह साफ हो गया था कि एक नया अवसर आ रहा है, एक लहर पूरी हिंदी पट्टी में तब व्याप्त थी। दिल्ली में रामकृष्ण डालमिया ने एक हिंदी अखबार का महत्व भांपा। उन्होंने नवभारत टाइम्स निकाला। इसी तरह उसी दौर में इंदौर, कानपुर, आगरा, जयपुर, लखनऊ, पटना आदि से हिंदी अखबार निकले। कुछ साप्ताहिक दैनिक भी हुए, जैसे राजस्थान का लोकवाणी। उन अखबारों का निकलना यह बताता है कि उपस्थित नए अवसर में एक नया वर्ग सहभागी होने के लिए उद्यत हो गया। यह वह वर्ग था जिसने हिंदी की तरफ पहले ध्यान नहीं दिया था। यह नई शुरुआत थी। साप्ताहिक और पाक्षिक हिंदी पत्रों का वह विस्तार था, नया संस्कार भी था। वह एक गुणात्मक परिवर्तन भी था, इस अर्थ में कि आज़ाद भारत में समाज और शासन के समक्ष पुनर्रचना का एक बड़ा पहाड़ खड़ा था। हम जानते हैं कि पत्रकारिता का एक संदर्भ होता है। आज़ादी आने से वह संदर्भ बदला। इस बदलाव से पत्रकारिता भी रूपांतरित होने लगी। उसकी दिशा वह नहीं रह गई थी जो पहले थी। पहले संग्राम था, अब सहयोग की भूमिका बन रही थी। उसके दो पक्ष थे। एक, हर हाल में स्वतंत्रता संग्राम के सपनों को साकार करना है, वह विरासत बचानी है जिसके लिए आज़ाद हुए। और दूसरा था कि भारत का पुनर्निर्माण करना है। उस समय की बहस में इसे हम देख भी सकते हैं। बहस का अवसर उपस्थित किया संविधान सभा ने। उस समय नवनिर्माण और पुनर्निर्माण की दिशा पर जो बहस थी वह कमोबेश आज भी जारी है। जो भारत के अतीत को पूरी तरह नकारते हैं वे नवनिर्माण के पक्षधर हैं। इसी की बात करते हैं ये, जैसे कम्युनिस्ट। इससे भिन्न भी एक धारणा है, वह यह कि हमारे अतीत में बहुत कुछ श्रेष्ठ भी है, वह बचाने लायक है, उसे चमकाया जाना चाहिए, उसे समय के अनुरूप ढाला जाना चाहिए। कुछ नया भी निर्माण जरूरी होगा। इसके पक्षधर पुनर्निर्माण की बात करते हैं। उस बहस में हस्तक्षेप करने की शक्ति हिंदी पत्रकारिता में तब नहीं थी। इसका यह भी मतलब नहीं है कि जायज़ सवाल नहीं उठे। वे तब की पत्रकारिता में भले ही मुख्यधारा के सवाल न बने हों, पर उठे जरूर। उसकी अनुगूंज हमेशा बनी रही, वह आज भी सुनी जा सकती है। इस बारे में दो महापुरुषों के नाम लेना जरूरी है। पहले महापुरुष हैं महात्मा गांधी, तो दूसरे हैं दीनदयाल उपाध्याय। संविधान सभा की चाल ढाल पर इन दोनों ने नज़र रखी, सभा को आगाह किया। जो तब कहा वह आज भी प्रासंगिक है। उस समय हिंदी पत्रकारिता हाशिए पर थी। उसकी आवाज़ थी, पर ऐसी नहीं कि सुनी जा सके। उसकी उपेक्षा ही होती थी। सुनी जाती थी अंग्रेजी पत्रकारिता की आवाज़। उसी के प्रभाव में संविधान बना। वह मुख्य रूप से औपनिवेशिकता का घटिया दस्तावेज है। आज अनेक आरोह से होकर हिंदी पत्रकारिता जहाँ है, उसके कुछ लक्षण तभी दिखने लगे थे। इस समय उसका विस्तार हुआ है, उसके विकार बढ़े हैं, सद्गुण जो है घटे हैं। इसे समझने के लिए
उस समय की कुछ घटनाओं का उल्लेख आवश्यक है, जिसका संबंध नवभारत टाइम्स के प्रकाशन और उसके शुरुआती दिनों से है। रामकृष्ण डालमिया एक राष्ट्रीय अखबार निकालने के इरादे से काम कर रहे थे। उन्होंने उस समय के हिंदी के श्रेष्ठ संपादकों से संपर्क किया, जैसे बाबूराव विष्णु पराड़कर, बनारसी दास चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी और हरिशंकर शर्मा। ये संपादक नहीं आए क्योंकि उनके इरादों को उन संपादकों ने भांप लिया था। वे जानते थे कि उनके नाम का उपयोग किया जाएगा, भले ही ऊंचा वेतन हो, पर संपादकीय स्वतंत्रता नहीं रहेगी। वे सही निकले। नवभारत टाइम्स के उस कालखंड का इतिहास गवाह है। हिंदी पत्रकारिता में रामकृष्ण डालमिया एक प्रवृत्ति का नाम है, जो पूंजी, सत्ता और उद्योग का एक रसायन बनाता है। जो बात 1947 में सच थी, वही 1992-93 में भी घटित हुई। बेनेट एंड कोलमैन के चेयरमैन अशोक जैन एक दिन प्रभास जी से मिले। प्रभास जी यानी श्री प्रभास जोशी, दिवंगत प्रभास जोशी, और उनसे वो अनुनय विनय करते रहे कि वे नवभारत टाइम्स में जो पद चाहें उस पर आ जाएं। राजेंद्र माथुर प्रधान संपादक पर थे। उनका असमय निधन हो गया था, इसलिए अखबार नेतृत्वहीन था। उस कमी को अशोक जैन पूरा करना चाहते थे। इस बारे में जो बातें अशोक जैन और प्रभास जोशी जी में होती रही, उन्हें विस्तार से मैं जानता हूँ, जिसे यहाँ बताना प्रासंगिक नहीं है। प्रभास जोशी के न जाने के 3 बड़े कारण थे। एक, वे इंडियन एक्सप्रेस समूह को मात्र अखबारी घराना नहीं मानते थे, राष्ट्रीय संस्थान मानते थे, जिसे बनाने में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसे छोड़ना एक संस्थान को हानि पहुंचाना था। 2, पद और पैसा पत्रकारिता की कीमत पर उनके लिए मायने नहीं रखता था। 3, समीर जैन की सोच से वे अवगत थे, जिन्होंने दिनमान सहित सभी पत्रिकाओं को इसलिए बंद करवाया था क्योंकि वे अखबार को निजी व्यापार की तरह चलाने की जिद ठाने हुए थे। उनके लिए विचार महत्वपूर्ण नहीं था, मुनाफा सब कुछ था। ये पत्रिकाएं घाटे में चल रही थी। समीर जैन ने राजेंद्र माथुर पर व्यवसाय संबंधी जो दबाव बनाया, उसकी चिंता ही उन्हें खा गई। वे इंदौर से दिल्ली बड़े इरादे से आए थे। नवभारत टाइम्स को पूरा अखबार बनाना चाहते थे। एक राष्ट्रीय दैनिक के सपने को उन्होंने दिल्ली आने से पहले संजोया था, जिसे किसी को अगर जानना हो तो वह टाइम्स ऑफ इंडिया में 1982 में के मई माह में छपे उनके 3 लेखों को पढ़ सकता है। वे लेख मेरे पास राजेंद्र माथुर की धरोहर स्वरूप है। उनका सपना जिसने बिखेर दिया, वे समीर जैन नामधारी प्राणी हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया समूह को चलाते हैं और उसके मालिक भी हैं। उनके कारण राजेंद्र माथुर हिंदी पत्रकारिता में जो बड़ा काम करना चाहते थे वह नहीं कर सके। इसे प्रभास जोशी जानते थे, लेकिन साहित्यकार और संस्कृति पुरुष पंडित विद्यानिवास मिश्र नहीं जानते थे। उन्होंने अशोक जैन का आग्रह माना, नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक बने, पर वे जो सोच कर आए वह पूरा न होता देख छोड़कर चले गए। उनका आखिरी संपादकीय एक बड़ी घटना बन गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पंडित विद्यानिवास मिश्र संपादक का दायित्व निर्वाह कर रहे थे। वे समर्पित सेवक नहीं हो सके। यह भी एक कारण है कि अशोक जैन उस समय कंपनी में शोभा की वस्तु ही ज़्यादा थे। हिंदी पत्रकारिता की यह भी एक समस्या है कि पीढ़ी का परिवर्तन दिशा बदलने का कारण बन जाता है। अखबारी घराने व्यापारिक संस्था बनकर रह गए हैं। सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व उनका नगण्य हो गया है। इस बारे में अपनी किताब हिंदी पत्रकारिता का बाजार भाव में जवाहरलाल कौल ने विस्तार से लिखा है। वे एक जगह लिखते हैं कि साहू शांति प्रसाद जैन के समय में टाइम्स ऑफ इंडिया का एक विज्ञापन छपता था, आप अगर पढ़े लिखे हैं और भारत में कहीं भी हैं तो आप टाइम्स समूह के पाठक अवश्य हैं। उनका यह लिखा अखबारी घराने की नई पीढ़ी की सोच को स्पष्ट करता है। लेकिन समीर जैन के आते आते धारणा बन गई थी कि टाइम्स समूह को बड़े व्यापार में ही रुचि लेनी चाहिए।
यह ऐसी समझ है जो पूरी पत्रकारिता पर छाई हुई है। इस कदम ताल में हिंदी पत्रकारिता भी पूरी तरह